नमस्कार साथियों, आप सभी को मैं श्रवण राज यूजीसी नेट जेआरएफ की 2000 दिसंबर 2025 की कक्षा में स्वागत करता हूं। साथ ही आपके अपने सभी स्टूडेंट्स का अपना चैनल एनर्जी पूर्ण चैनल जोश नेट जेआरएफ में भी स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे अच्छी आज बात की है कि आज जो हम लेक्चर लेने वाले हैं वो लेक्चर कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच प्रत्यक्ष संवाद का ही लेक्चर है। प्रत्यक्ष संवाद यूँ कहे कि आज का मेरा टॉपिक पेपर 1 का, जो आप जानते हैं यूजीसी नेट के जो सिलेबस हैं उस सिलेबस में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। उस पार्ट 1 का जो 50 क्वेश्चन होता है उस 50 क्वेश्चन में 10 यूनिट में बटे होते हैं। उस 10 यूनिट में यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट समाप्त हो चुका है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर के यूनिट वाइज जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर एकीकृत रूप से देखना चाहते हैं तो यूजीसी नेट पेपर 1 पर जाएंगे कंप्लीट बैच पर, तो आपको संपूर्ण लेक्चर मिल जाएगा। आज अच्छी बात यह है कि यूनिट नंबर 4 में मैं प्रवेश कर गया हूं। यूनिट नंबर 4 कहता क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण को संदेश भी कहते हैं, जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आज कम्युनिकेशन संप्रेषण कहने का मतलब ये है कि आज मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं। आज आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे, इनबॉक्स के माध्यम से कुछ भावनाएं व्यक्त करेंगे। अब चाहे किसी भी इमोजी के तौर पे, वो क्या है? वो भी एक संप्रेषण का प्रकार है। मैं अपनी वाणी आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, किसी बुक्स की, किसी कंटेंट की, नॉलेज की वाणी आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, ये भी एक संप्रेषण का क्या है? प्रकार है। आज संप्रेषण के इस कक्षा में मिशन जेआरएफ को लेकर के एकीकृत कक्षा जो होने वाली है उसमें पुनः आप सभी का स्वागत है। चलते हैं। आज इस संप्रेषण के कक्षा में यूनिट नंबर 4 बहुत ही मजेदार होने वाला है। मजेदार इस संदर्भ में होने वाला है क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि 5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप अपने आप को नेट, अगर पीएचडी में क्वालिफाई कैटेगरी में करते हैं तो आप पीएचडी से नेट में जा सकते हैं और नेट से जेआरएफ में जा सकते हैं। इसीलिए हर यूनिट, हर पेपर का, हर पार्ट का हर यूनिट महत्वपूर्ण होता है और हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आपने आपका अपना चैनल जोश नेट जेआरएफ पे आप जुड़े हुए, क्योंकि जोश नेट जेआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। वो जिम्मेदारी क्या है कि आपका किसी भी तौर पे यूजीसी नेट जेआरएफ में सिलेक्शन दिलवा के रखना, और पीएचडी में इनरोलमेंट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो या लेक्चरर के लिए सिलेक्शन दिलवाना। ठीक है, इसीलिए इस इमोशन के साथ, इस एनर्जी के साथ, इस जोश के साथ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस संप्रेषण की कक्षा में, कम्युनिकेशन की कक्षा में, जहां पर वेस्टर्न से लेकर के इंडियन फिलोसफर के अपने अपने वक्तव्य को देखते हैं कि वो संप्रेषण को लेकर क्या कहता है, संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, संप्रेषण का वर्गीकरण क्या है। उन तमाम एक एक मुद्दों पर बात करेंगे, उसके एक एक अर्थ पर बात करेंगे, एक एक प्रकार पे बात करेंगे, एक एक अभिलक्षण पे बात करेंगे। जो अभिलक्षण आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या होने वाला है? महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रभावी संप्रेषण क्या होता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। संप्रेषण की प्रकृति क्या होती है उस पर भी हम बात करेंगे। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या है उस पर भी मैं बात करूंगा। और आज के वर्तमान युग में जिस संवाद के लिए एक जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो गया है सोशल मीडिया, जन मीडिया, हम उस पर भी बात करेंगे। चलते हैं आगे, अपने सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, अपने जोश के मुहिम को आगे बढ़ाते हैं संप्रेषण के साथ। चलिए मैं अपने वीडियो को हटाता हूं जिससे कि आपका कंसंट्रेशन पिछले वीडियो की भांति बनी रहे। ठीक है, चलिए। तो संप्रेषण की इस कक्षा में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि सर, संप्रेषण के बारे में थोड़ा सा तो विस्तृत जानकारी आपके माध्यम से मैं चाहता ही हूँ, आपसे एक उम्मीद करता हूँ। एक बात साथी ध्यान रखना, संप्रेषण की जो मुख्य अवधारणा है, जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन की जब बात आती है तो गौर से समझने वाली बात है। ठीक है, संप्रेषण की क्या है? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, ठीक है। कम्युनिकेशन का क्या है आपका? कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से मेरे जीवन में, आपके जीवन में, एक मनुष्य होने के जीवन में
भूमिका निभाता है, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ये भूमिका निभाएगा ही। यूँ कहे, दूसरे लोगों के विचारों और संभावनाओं तक हमारी प्रत्यक्ष पहुंच नहीं होती है, इसलिए हमें एक दूसरे तक अपने विचार और भावनाएं पहुंचाने के लिए संदेश संप्रेषण पर ही निर्भर होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संप्रेषण पर ही निर्भर होना पड़ता है। जैसे देखिए, दूसरे लोगों तक क्या करते हैं? दूसरे लोगों तक क्या करते हैं? विचारों को और भावनाओं को तक हमारी प्रत्यक्ष पहुंच के लिए ही जिस माध्यम का उपयोग करते हैं, वो माध्यम मेरा क्या है? वो माध्यम मेरा है संदेश संप्रेषण। ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि जैसे हम लोग मान लिया जाए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपको पता है, और मानव प्रकृति का क्या है? सबसे अभिन्न अंग है, ये भी पता है। खासकर सभी जीवों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों को शब्दों में मौखिक क्या करते हैं? मनुष्य अपनी विचार को क्या करता है? विचारों को शब्दों में मौखिक रूप से, ठीक है, और लिखित रूप में एक दूसरे तक व्यक्त करने का काम करता है। क्या करता है? व्यक्त करने का काम करता है। ठीक है। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह बात सामने उभर कर आती है कि मानव सभ्यता और संप्रेषण साधनों का विकास समानांतर चलता रहा। मानव सभ्यता, और अगर ये बात करें इस तरह से तो ये लाइन हो गया मानव सभ्यता का। ये क्या हो गया? मानव सभ्यता का। ठीक है, मानव सभ्यता का हो गया, और ये संप्रेषण साधन का हो गया। ये सदैव चलता रहा। ठीक है, सतत समानांतर चलता रहा। हम जो कुछ सोचते हैं, अब ये देखिए, गौर करने वाली बात है, जो कुछ सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं, वह भी क्या है? संप्रेषण ही है। संप्रेषण को संदेश वाहन या संदेश भी कहा जाता है। अब अभी मैंने शुरुआत में क्या लिख दिया इसको, या अन्य संदेश भी कह सकते हैं। ठीक है। संप्रेषण और संचार शब्दों को विभिन्न स्थानों पर समान रूप से लिखा जाता है। संदेश कहे या संचार कहे, कम्युनिकेशन के लिए दोनों क्या है? कुल मिला के बराबर ही है। ठीक है। संप्रेषण कहे वो भी बराबर ही माना जाता है। ठीक है। इस तरह से अब कहता है कि जन्म से ही मनुष्य संप्रेषण के माध्यम से अपने भाव प्रकट करता है, और मनुष्य तक संप्रेषण की महत्ता और आवश्यकता बनी रहती है। अब जानते हैं कि सामान्य जीवन में वार्तालाप को ही संप्रेषण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो क्या है? उदाहरण के तौर पे वार्तालाप है। वार्तालाप है सबसे अच्छा उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण है किसका? संप्रेषण का। आप किसी से बात करते हैं, वो भी क्या है? एक संप्रेषण का ही माध्यम है। संप्रेषण हमारे जीवन में क्या करता है? शिक्षा, शैक्षिक, व्यापारिक, प्रशासनिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संप्रेषण की बात करें तो जरूरत की चीजें की कहां से बन के आती है? शिक्षा में। और कहां पे? शैक्षिक, व्यापारिक में। ठीक है, प्रशासनिक में, सामाजिक में आदि क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से हमें खास करके हुए संप्रेषण के कारण
मनुष्य की बुद्धि का क्या हुआ, अर्थपूर्ण विकास संभव हुआ। आज हम जिस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के लिए भी हमको समझित संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा और क्या है, शिक्षण। ये क्या हुआ, मानव के मानसिक बुद्धि के विकास में सहायक है। विकास में क्या हुआ, सहायक के तौर पे काम आया। ये क्या, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर के कैसे बनाता है, संप्रेषण के माध्यम से ये एग्जिस्ट करता है। ये आपने देख ही लिया। तो संप्रेषण के बिना मानव सभ्यता का अस्तित्व ही कल्पना करना असंभव है। अगर आप मुझे कहें कि सर आप एक लाइन में बताइए कि ये क्या आप कहना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि संप्रेषण जो है संप्रेषण के बिना मानव सभ्यता जो है, सभ्यता का अस्तित्व की कल्पना करना असंभव है। कल्पना करना असंभव है। ठीक है, आप अगर एक शब्द में कहेंगे तो मैं यही कहूँगा। अगर आप इसके कुछ शाब्दिक किताबी परिभाषा के तौर पे आप जाएंगे तो संप्रेषण की परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा को देखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए कुछ ऐसी परिभाषाएं बहुत जरूरी होती है। संप्रेषण का सामान्य अर्थ की बात करें तो किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या संप्रेषित करना। ठीक है, संप्रेषित करना है। अब समझ में आ गया होगा कि खासतौर पे मैं किसकी बात कर रहा हूं। संप्रेषण अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है, ये आपको पता है। अगर शब्द की उत्पत्ति की बात करें, शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें, शब्द व्युत्पत्ति की बात करेंगे तो आपको पता है लैटिन भाषा, कहां से, लैटिन भाषा के कॉम्यून से हुआ है। कहां से हुआ है, कॉम्यून से हुआ है। कॉम्यून से हुई है। ठीक है, कॉम्यून से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य अर्थात कॉम्यून। आप ये समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, किस कम्यून की बात कर रहा हूं, किस सामान्य की बात कर रहा हूं। अगर आप इसको समझे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के माध्यम से, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बात करें तो विचारों का, किसका, विचारों, जानकारी इत्यादि का विनिमय, क्या है, विनिमय यानी अदला बदली, विनिमय किसी और तक क्या करना है, पहुंचाना, किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वो क्या हो, चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो या सांकेतिक हो। क्या हो, गौर करना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर एग्जाम में आ जाए सांकेतिक भी कोई संप्रेषण का माध्यम है तो एग्जैक्टली है, सांकेतिक हो क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है।
संप्रेषण कहलाता है। आपने देखा कितना इन डेप्थ जाकर के जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के जो भी सहायक हैं वो किस तरीके से बात करते हैं, लिखित है, मौखिक है, सांकेतिक है। विनिमय है किसका, विचारों का, जानकारी का, तब हम जाकर कहते हैं कि एक संप्रेषण माना जाएगा। अब हम एक बात करते हैं कि यदा बात होती है कि बातचीत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बातचीत, एक उस बातचीत को कहते हैं प्रत्यक्ष संप्रेषण, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है। यानी प्रभावी संप्रेषण दो तरफा मार्ग है। क्या है, गौर करना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यह क्या है, प्रभावी संप्रेषण दो तरफा मार्ग है। संप्रेषण का दो तरफा, यानी दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए, दोनों तरफ से बातचीत का जवाब भी होना चाहिए। दो तरफा मार्ग है, ठीक है। संदेश की प्रभावशीलता केवल एक बारे में नहीं है कि संदेश कैसे व्यक्त किया जाता है, बल्कि अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि उसको संप्रेषक द्वारा वांछित अर्थ में समझाया जाता है या नहीं। आपने क्लासेज ले ली, बच्चा आपका समझा नहीं, यह प्रभावी संप्रेषण का अर्थ नहीं माना जाएगा। इसीलिए प्रभावी संप्रेषण का मतलब यही होता है कि अगर मान लिया जाए कक्षा में प्रश्न उठता है, या कैसे जाना जाए कि संदेश या संप्रेषण प्रभावी है या नहीं। संदेश को प्रभावी तभी समझा जाएगा जब उसमें प्रतिपुष्टि का अवयव सम्मिलित हो। क्या हो, प्रतिपुष्टि का प्रभावी तभी माना जाएगा जब प्रतिपुष्टि का अवयव शामिल हो, अवयव सम्मिलित हो, ठीक है। प्रतिपुष्टि का मतलब यह हुआ कि एक तरफ प्रश्न हो रहा, अगर कोई पढ़ा रहा है तो सामने वाले का रिएक्शन पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम्पल स्वरूप की बात अगर समझे इस चीज़ को, तो मैं कह सकता हूं कि कक्षा में प्रत्येक अध्यापक अपनी ओर से पूरा प्रयास करता है कि उसकी कही बात छात्रों की समझ में आ जाए। लेकिन यदि छात्र किसी भी कारणवश समझ ना पाए तो उस व्याख्यान को प्रभावी नहीं माना जाएगा। आप गौर करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको ये बात बहुत भावनात्मक और बहुत ही अच्छी बात है कि कक्षा में अगर मान लो कि मेरे द्वारा क्लास पढ़ाई जा रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको पढ़ाने का, बहुत अच्छा ज्ञान देने का, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक प्रभावी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। आपने समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि मेरे पढ़ाने का मतलब तभी रह जाएगा जब आप समझना चाहेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे आप, ठीक है। तभी जाकर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात आ जाएगी। जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन आएगा तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, आप उससे प्रश्न जो उठेंगे उस पढ़ाई से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। यही इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, इसीलिए कॉन्सेप्ट की प्रतिपुष्टि के लिए आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता है। और हमारे चैनल पे जो PYQ से सिलेक्शन तक का सीरीज है, PYQ का प्रीवियस ईयर 10 वर्षों का, आप जाकर के वो क्या करते हैं, प्ले लिस्ट में खोज करके भी ढूंढ करके आप क्लास करते हैं एक एक लेक्चर को। वही आपका प्रभावी संप्रेषण का एक एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आपने एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ा और दूसरी तरफ एग्जाम देने के लिए, MCQ देने के लिए CBT मोड में आप प्रश्न की प्रकृति को सॉल्व करते हैं। तब कहते हैं कि अब मेरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा। चलिए मैं फिर आगे चलता हूं, आपको मैं और कुछ बताने की कोशिश करता हूं। अब कहता है कि संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या है। क्या है संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य और कार्य? यह तो बात ऑलरेडी आना ही चाहिए कि उद्देश्य क्या है सर और कार्य क्या है, संप्रेषण करते क्यों हैं। आधुनिक समय में समाज में आई सूचना क्रांति के मुख्य घटक जनसंपर्क साधन एवं सोशल मीडिया रहे हैं। क्या है, अगर मान लिया जाए आज के डेट में अगर बात करें सूचना क्रांति का, तो सूचना क्रांति में एक बात बड़ी गौर करने वाली बात है। सूचना क्रांति में दो चीज, एक तो जनसंपर्क और दूसरा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, ये सब जानते ही हैं, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, इंस्टा,
आप लोग सब मैक्सिमम लोग तो इंस्टा पे होंगे ही, आपको पता भी होगा। और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि आप जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं, जोश नेट जेआरएफ से, वो उसका अपना यूट्यूब चैनल है, ये भी तो सोशल मीडिया का ही प्रकार है। इसका फेसबुक है, आप जब जाते हैं गूगल पे मारते हैं जोश नेट जेआरएफ तो आपको ऑलरेडी फेसबुक आ जाता है उसका, आप फेसबुक से जुड़ जाते हैं, वो भी तो सोशल मीडिया ही है। ठीक है, ये सूचना का जनसंपर्क और सोशल मीडिया हो गया। जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोग भौतिक और सामाजिक वास्तविकता में मिक्के से परिचित रहने के लिए संप्रेषण साधनों का प्रयोग करते हैं। प्रायः मैं एक बात बता रहा हूं आपको, प्रायः सफल लोग, खास करके एक बात याद रखना, लिख लो कहीं पर, सफल लोग, सफल संप्रेषक, संप्रेषणक या संप्रेषक भी होते हैं, संप्रेषक भी होते हैं, आप जितने भी बड़े बड़े लोगों का नाम लो, अब देखो कि वो लोग के अंदर वाक्पटुता कितनी अच्छी होती है। जितने बड़े बड़े लीडर का नाम लो, जितने भी सोशल रिफॉर्मर का नाम लो, वो आप देखना, चाहे ले लो महात्मा गांधी जी का नाम ले लो, भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले लो, नेल्सन मंडेला जी का नाम ले लो, अब सभी के अंदर एक चीज़ देखना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम ले लो, सारे लोगों में आप देखना कि एक बेहतरीन वाक्पटुता होती है। ठीक है, तो ये बात सफल लोगों में संप्रेषक की क्या है, गजब की भावना होती है। अगर उद्देश्य की बात करें, हम संप्रेषण के विभिन्न उद्देश्यों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हम देखते हैं, उस उद्देश्य पर हम आते हैं अब, क्योंकि सबसे बड़ा जरूरी की चीज़ें होती है एक एक उद्देश्य को जानना और समझना। जैसे संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, अगर पहला नंबर देखिए उद्देश्य क्या है सर, तो मैं कहूंगा सूचना स्वयं को अद्यतन रखने, सूचना स्वयं को अद्यतन रखने और निर्णय लेने के लिए सहायक होती है। मैं इसको निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं। क्यों? सूचना किसी भी व्यक्ति के लिए सूचना क्या है, आपको अपडेट करता है और आपके डिसीजन मेकिंग में एक हेल्पर के तौर पे काम आता है। इसीलिए संप्रेषण के माध्यम से लोग अनिश्चितता को कम करना चाहते हैं, पहले वार्तालाप करते हैं। सूचना वास्तव में तथ्यों के बारे में प्रदान की गई जानकारी है। सूचना क्या है? सूचना क्या है? एग्जाम्पल में तथ्य के बारे में बात करता है, विचारों के बारे में बात करता है, अनुभव के बारे में बात करता है। ठीक है, तब जाकर कोई सही निर्णय लेता है। वर्तमान समाज में सूचना को शक्ति माना जाता है। आपने सुना होगा कि कई सारे बड़े बड़े फिलॉसफर, बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं कि वर्तमान युग क्या है, सूचना की क्रांति का युग है, और जिसके पास सूचना है वही शक्ति है। जिसके पास सूचना है उसके पास वही शक्ति है। ठीक है, सूचना को क्या माना जाता है? शक्ति का केंद्र, शक्ति का केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के समझिए कि सूचना के उद्देश्य कई प्रकार के उद्देश्य हैं, एक उद्देश्य नहीं है, कई उद्देश्य हैं। दूसरा की बात करेंगे, शिक्षा और कक्षा अनुदेश के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। शिक्षा और कक्षा अनुदेश के लिए भी है। अगर मान लिया जाए जो एजुकेशन और क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं क्या होता है, विचारों का, शिक्षा और अधिगम के लिए ही काम आता है। हमें ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल प्रदान करता है, जो कि लोगों को सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है। क्या करता है? सक्षम बनाता है। तीसरी अगर बात करें तो समूहों के सुचारू संचालन के लिए संप्रेषण, समूहों के सुचारू संचालन के लिए अगर मान लिया जाए किसी लीडर, किसी टीम का लीडर बन जाते हैं, तो आपको अपनी वाक्पटुता के माध्यम से, आप अपनी बोली के माध्यम से ही क्या करते हैं, उसको कमांड करने का काम करते हैं, उसको सही तरीके से प्रभावी रूप से संचालन में प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट होता है प्रेरणा, मोटिवेशन और मनोबल के लिए। मनोबल के आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो मैं क्या करता हूं, आपको आकर के अपने संप्रेषण के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का काम करता हूं, आपके अंदर जोश भरने का काम करता हूं कि आप फिर से अपनी पढ़ाई की तरफ क्या हो, अब लगे। अभी का कुछ फेस्टिवल चल रहे हैं, फेस्टिवल, और आपको लगता होगा फेस्टिवल से आने के बाद, लौटने के बाद पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, लेकिन
जो जोश नेट जेआरएफ है क्या करती है, आपको आप मोटिवेट करती है कि पुनः आप अपने फिर से अपने लक्ष्य के ऊपर क्या करें, टारगेट करें। नेक्स्ट होता है कि नियंत्रण के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, संप्रेषण कंट्रोल का भी काम करती है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से दोनों स्तर पे व्यवहार नियंत्रण का कार्य भी करता है। छठा होता है सांस्कृतिक संवर्धन के लिए। किसके लिए? सांस्कृतिक संवर्धन के लिए, ठीक है, कल्चरल प्रोग्रेस के लिए संप्रेषण सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने और उनके सृजनात्मक संवर्धन के लिए अवसर प्रदान करता है। लास्ट होता है कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए। आप ये एक बात याद करो कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए क्या जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है। आप समझोगे तब आप कहोगे कि बिल्कुल सर, आप तो ये बात तो सच है। क्या है? ये बात तो सच है कि जब भी हम देखते हैं तो एक बात गौर करने वाली बात आती है कि जब भी संप्रेषण की बात आती है तो आपको एक बात समझना चाहिए, संप्रेषण समाज के एकीकरण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इससे लोगों में एक दूसरे के प्रति क्या होता है, सहिष्णुता का विकास होता है, सांस्कृतिक संवर्धन होता है। आज सांस्कृतिक संवर्धन की बात करेंगे तो आज मान लो जिस फेस्टिवल से दीपावली की बात हम लोग करते हैं, वो दीपावली क्या है, एक परिवार दूसरे परिवार के यहाँ जाता है, खुशियाँ बांटता है, दीप के जैसे जगमगाने के लिए, अपने आप को अंधकार से प्रकाश के लिए जाने के लिए संवर्धन का काम करता है। यही तो सृजनात्मक है, यही तो संवर्धन है। आप अगर संप्रेषण की बात करेंगे तो संप्रेषण में एक बात और आता है, नियंत्रण के लिए, कंट्रोल कर लिए। आप गलती आपसे बोला जाता है, आपको खुद में लगता है कि मेरा संप्रेषण गड़बड़ हुआ है, आप सेल्फ कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद डिमोटिवेट के समय मोटिवेट होते हैं इस संप्रेषण के माध्यम से, किसी का लेक्चर सुन करके, मेरे जैसे शिक्षकों का या जोश नेट जेआरएफ के चैनलों का। मनोबल आपका, मोरल हाई होता है। यही आपका अल्टीमेट क्या है, गोल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के समझने की कोशिश हम लोगों ने क्या किया कि समूहों को सुचारू शिक्षा और अनुदेश के लिए सूचना क्या है, शक्ति का केंद्र है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज के इस कक्षा, जो संप्रेषण की मेरी पहली कक्षा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए। एक एक उद्देश्य को, एक एक ऑब्जेक्टिव्स को, एक एक लाइन को कम्युनिकेशन के फंक्शंस पर कार्य करेंगे हम लोग। नेचर क्या है कम्युनिकेशन का, उस नेचर पर भी बात करने वाले हैं, ठीक है। उस नेचर के साथ एक एक चीज को समझेंगे और प्रश्न की प्रकृति को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं पुनः बड़े जोश और उम्मीद के साथ। हिंदी का लेक्चर भी आपका वेट कर रहा है, याद रखना, पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक। और आपका जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वो आपको हिंदी साहित्य का इंतजार कर रहा है। अब जाकर के उसको देखो, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 जब तक दोनों पैरेलल तरीके से नहीं चलेगा तब तक आपका जेआरएफ नहीं होने वाला है और मिशन जेआरएफ में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मिशन जेआरएफ यदि करना है दिसंबर 2025 में तो उतने ही जोश के साथ लगना पड़ेगा जितने जोश मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। जोश नाम ही है और ऊर्जा के साथ बने रहना मेरा काम है। इसलिए आप भी ऊर्जा के साथ रहेंगे, बने रहेंगे, मस्त रहेंगे, काम होता रहेगा और आपका इंतजार, आपका वेट करेगा। और आप मुझे खुद आकर के जो अवार्ड सेक्शन में जो जोश नेट जेआरएफ की टीम का व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करेंगे आप कि सर मेरा क्वालिफाई हो गया है, मैंने नेट हो गया है, मेरा जेआरएफ हो गया है, मैं आपके चैनल पे इंटरव्यू देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इंतजार करता रहूँगा आपका इस सफलता का साक्षी मैं भी बनूंगा, पूरी दुनिया बनेगी, आपको देखेगी दुनिया, आपके स्ट्रेटजी को सुनेगी और आप सफल कहलाएंगे। मिलते हैं पुनः अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद बने रहने के लिए।